Good morning, guys. Good morning, everyone. So, this is our second lecture of ITSM. Uh, we'll just wait for 2-3 minutes more because few people are only there. So, we'll wait for a few people more. Then we'll start with our lecture. Okay, guys. Now we'll start with our lecture. लास्ट टाइम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस किया था अबाउट ITSM. वही सेम कंटिन्यू करेंगे. सो दिस इज़ आर नोट्स और उसमें हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था. नाउ वी सपोज टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बिजनेस प्रोसेस. आई होप यहाँ से ही स्टार्ट करना है एवरीवन. गाइस, इसके प्रीवियस वाला टॉपिक हुआ था ना? Yes, sir, we were last discussing services only. हाँ, सो वी सपोज टू स्टार्ट विद बिजनेस प्रोसेस. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सिंपल सा टर्म है. नाउ रिमेंबर द सब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज ITSM. इसमें आपको IT कंसेप्ट सारे नहीं मिलेंगे. यू जस्ट इमेजिन कि आप MBA टाइप कुछ पढ़ रहे हो जहाँ पे आपको बिजनेस मैनेज करना है, जहाँ पे आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ नहीं करना है. आपको वो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है उसके ऊपर जितना हम लोग फोकस करते हैं, उसके साथ में आपको इसके ऊपर भी फोकस करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस, how we can maintain the proper relations with our customers, how to maintain our company's reputation, etc etc. तो डेवलपमेंट से ज़्यादा मैनेजमेंट पे फोकस है. ओके, डेवलपमेंट वाले थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपके SQA में आएंगे. और यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि कंपनी के ये स्टैंडर्ड रूल्स है. जैसे अगर हम लोग कोई एक कंपनी में जाता है, जैसे अगर हम लोग जॉब पे ज्वाइन होते हैं, तो हर एक कंपनी ने अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर और मोस्टली जो टाइप के प्रोजेक्ट्स के साथ वो डील करे, जो टाइप के क्लाइंट्स के साथ वो डील करे, बेस्ड ऑन दैट उन्होंने अपना एक बिजनेस प्रोसेस डेवलप किया रहेगा. और वो बिजनेस प्रोसेस ही वो कंटिन्यूअस कैरी फॉरवर्ड करेंगे. अगर कोई नए भी कोई पर्सन अगर आते हैं तो उनको भी वही सेम बिजनेस प्रोसेस बताएंगे. मतलब अगर वी आर डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स तो हर एक के लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस बनाया हुआ है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिजनेस प्रोसेस क्या होगा, बहुत सिंपल वे में सीरीज ऑफ स्टेप्स रहेंगे जो परफॉर्म कौन करेगा इसको, ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स. सो स्टेक होल्डर्स हम लोगों को पता है, स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो आपके प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे. और इन शॉर्ट वी स्पेसिफिकली से सॉफ्टवेयर, तो यूजर्स है, डेवलपर, टेस्टर्स, डिज़ाइनर्स, हर कोई स्टेक होल्डर्स रहेगा. अब वी हैव सम यूजर्स जो जिसने रिक्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, और टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम लोगों के मॉड्यूल डेवलप हो रहे हैं वो 1 by 1 वो एक एक मॉड्यूल को वो टेस्ट वेदर द मॉड्यूल विच यू हैव डेवलप्ड इज प्रॉपर और नॉट. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे step performed by group of stakeholders to achieve a concrete goal. Each step is business process denotes a task that is assigned to a participant. हर एक हर एक जो हम लोगों का ग्रुप मेंबर रहेगा या टीम मेंबर रहेगा, उसको एक प्रॉपर वे में उसके रूल्स डिफाइन किए रहेंगे. और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन कि मुझे लगा कि ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सबसे पहले होगा क्या कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को जैसे ही डिवाइड किया, तो उसके बाद हर एक जो उसका डिवीजन रहेगा, हर एक जो उसका पार्ट रहेगा, उसके लिए हम लोग एक ना कोई एक टीम असाइन करेंगे. नाउ वो टीम के अंदर किसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे वो उसका एक या दो टीम लीडर्स जो रहेंगे वो डिसाइड करेंगे. सो अगर वो टीम मेंबर्स में अगर कुछ कंफ्यूजन होता है देन टीम लीडर इज रिस्पॉन्सिबल कि आपने जो अपने टीम मेंबर्स हैं उनको अपने रोल्स जो है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किए. ये होगा. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ईच स्टेप इन बिजनेस प्रोसेस डिनोट्स अ टास्क दैट इज असाइन टू अ पार्टिसिपेंट. सबसे पहले ये रहेगा कि किसका क्या काम है वो हम लोगों ने असाइन किया. देन उसके आगे क्या बोला है, बहुत सारे हम लोगों के फंडामेंटल आइडियाज रहेंगे
इसके वे में नाउ यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल आइडियाज़ की बात क्या कर रहे हैं. वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ सपोज लाइक 10 years 20 years. हम लोग के पास ऐसे लोग हैं तो उन्होंने क्या देखा कि जो हम लोग स्टैंडर्ड SDLC फॉलो कर रहे हैं या कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, सो इट माइट पॉसिबल कि वहाँ पे हम लोग ऑन टाइम वो टास्क अचीव कर पाए और वो सब प्रॉपर चले. उसके लिए काफ़ी लंबा एक प्रोसेस चलता है. उसके जगह पे सपोज अगर कोई कंटिन्यूसली कोई सिमिलर बैंकिंग टाइप सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहा है, सो दे माइट बी हैविंग सम शॉर्टकट्स जिससे आप वो सेम लेवल ऑफ क्वालिटी अचीव कर सकते हो विथ लेस एफर्ट्स एंड इन लेस टाइम. सो हम लोग ऐसे कोई जो आइडियाज़ रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग अपने प्रोजेक्ट को बाकी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे. सो इन केस अगर किसी को लगता है कहाँ पे कोई चेंजेस की ज़रूरत है वो सब हम लोग देखेंगे. इन शॉर्ट प्रोसेस कैसे होता है कि अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, मैंने उसका प्रेजेंटेशन बना दिया और वो अब हम लोगों के जो भी कलीग्स रहेंगे, सब सीनियर जूनियर जो भी है, वो सब एक साथ बैठे रहेंगे. उनके पास एक सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी मिल जाएगा वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने बनाया उसका, और उसको हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. सो सबको एक इक्वल लेवल ऑफ नॉलेज आ गया कि हम लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो क्या हो रहा है. और उसके बाद में फिर हम लोग उसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करेंगे उसके अंदर विल जस्ट इन्फॉर्म कि ओके दिस आर आर स्टेप्स, दिस इज आर प्रोजेक्ट एंड ये हम लोग ये वे में बनाने का सोच रहे हैं. सपोज उसके लिए हम लोग स्पाइरल मॉडल सोच रहे हैं. फ्रंट एंड हम लोग जावा रखेंगे, बैक एंड सपोज हम लोग ओरेकल डेटाबेस रखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि हम लोग एक प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे एंड इन दैट प्रेजेंटेशन विल बी टॉकिंग अबाउट कि ओके किसको क्या एग्जैक्टली हम लोग क्या फ्रंट एंड बैक एंड यूज़ करने वाले हैं, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम विच अदर टास्क वी आर गोइंग टू यूज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उसके बाद कहीं पे अगर प्रोसेस ऑटोमेशन की ज़रूरत है, मतलब जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कहीं पे टेस्टिंग जो है वो हम लोगों को मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है फॉर सच टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे. उसके आगे नेक्स्ट क्या बोला, इट इज सेट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़. ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अलग अलग टीम्स अगर डिवाइड किए, अलग अलग पार्ट्स भी डिवाइड किए, स्टिल सबके बीच में जो है वो एक कोऑर्डिनेशन चलेगा. और वो अगर कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा ना, देन अगेन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज आपके जो मल्टीपल टीम्स है उनके बीच में या टीम मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है. सो यहाँ पे क्या बोला है, ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी रहेगा, कंबाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी. अब देखो रिसोर्सेज, बहुत बार ये होता है कि हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्स है. रिसोर्सेज मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर. ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास वी हैव कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी रहेगा जहाँ पे हम लोग रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेटेड वे में यूज़ करेंगे. सो दैट्स वाई द कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज हम लोग के पास जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है, द स्पेसिफिक रिसोर्सेज लाइक जैसे हम लोगों ने बोला कि ओके वी कैन डिस्कस वन सिनारियो कि जब अगर हम लोग इंडस्ट्री में होता है तो फॉर डेवलपमेंट वी रिक्वायर्ड द मोस्ट एफिशिएंट कंप्यूटर्स. टेस्टिंग के लिए दे माइट बी अ चांसेस कि जो डेवलपर के साइड से थोड़े बहुत यूज कंप्यूटर्स है, कभी कभी वो मिलता है, या थोड़े लो कॉन्फ़िगर कंप्यूटर्स मिलता है. सो दिस माइट बी अ प्रॉब्लम्स, दिस माइट बी अ प्रॉब्लम देयर ऑल्सो. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये स्पेसिफिक पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं कि हम लोगों को रिसोर्सेज जो है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टाइम. एंड बहुत बार कंपनीज में ये सेम रिसोर्सेज जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए डिवाइडेड रहता है और उसमें अलग अलग शिफ्ट में लोग काम करते हैं. जैसे लाइक वी हैव 3 शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, या फिर वी हैव 2 शिफ्ट 8 to 10 आवर्स के, और उसमें बीच में आपका बफर टाइम रहेगा कि कोई एक शिफ्ट में कोई काम कर रहा है जिसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो अगेन वो अपना वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके वो अपना उस दिन का जो टास्क है या टारगेट है वो अचीव कर पाए.
सो दैट मीन्स हम लोगों ने एक ही कंप्यूटर या लैपटॉप है जिसमें मॉर्निंग में कोई दूसरा पर्सन बैठता है, आफ्टरनून में कोई दूसरा पर्सन बैठता है. सो यहाँ पे हम लोग वो रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैपेबिलिटीज. सो कैपेबिलिटी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि हम लोगों ने अगर कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है, हम लोग के पास कितने डेवलपर्स है और उसमें से कितने डेवलपर्स वो सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ये आपको देखना है. इट इज़ नॉट लाइक कि हम लोग के पास 10 डेवलपर है तो हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट उठाएंगे जिसमें 10 डेवलपर की ज़रूरत है, बट स्पेसिफिकली वी शुड बी अवेयर कि वहाँ पे वो जो 10 डेवलपर्स जो है उसमें से कितने डेवलपर ने, हम लोगों ने अभी जो प्रोजेक्ट बनाने का सोचा है वो सिमिलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रीवियसली काम किया है, उनको एक्सपीरियंस है. तो ये भी रहेगा कि हम लोग के पास एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, उनके पास कितना कैपेबिलिटी है. सो इट माइट पॉसिबल कि उनके पास वो कैपेबिलिटी हो भी और या ना भी हो. तो वो टाइम पे हम लोग या तो वो प्रोजेक्ट्स नहीं लेंगे या फिर हम लोग वो प्रोजेक्ट्स लेके आउटसोर्स करेंगे, अगर उसमें से ही हम लोगों को डायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है तो ये दो पॉइंट्स रहेंगे. हमेशा हम लोग अगर बना सकते हैं तो ही हम लोग प्रोजेक्ट लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है. बहुत बार हम लोग वो प्रोजेक्ट लेते हैं और वो प्रोजेक्ट्स को हम लोग आगे आउटसोर्स कर देते हैं. दैट इज़ द थिंग. सो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको एग्जैक्टली कैपेबिलिटी क्या है वो डिफाइन करने आना चाहिए कि किसका क्या कैपेबिलिटी है, जिसके बेस के ऊपर विल डिफाइन. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वो स्पेसिफिक आउटकम के लिए विद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएट्स अ वैल्यू फॉर अ एक्सटर्नल कस्टमर और अ स्टेक होल्डर. सो आपने ऐसे, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अब तक हम लोगों ने बैंकिंग सॉफ्टवेयर पे ही वर्क किया है, हम लोगों ने कभी गेम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स बनाए नहीं है. तो अगर गेम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बनाए नहीं है तो डायरेक्टली अगर हम लोग ऐसे कोई गेम बनाने का कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हम लोगों ने सिमिलर कोई गेम्स के ऊपर पहले काम नहीं किया है, ना हम लोग के पास कोई डेवलपर है जो गेमर है, जो सिमिलर टाइप के या फिर सब में से एक दो वैसे जो गेमर्स हैं जिनको आइडिया है, लेकिन उन्होंने भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाए नहीं है, गेम्स खेले हैं सिर्फ. सो इसके लिए अगेन हम लोगों को बहुत प्रॉपरली फोकस करने की ज़रूरत है कि हम लोग जो डेवलपर है वो कौन से रहेंगे. Excuse me, sir. या Sir, like you gave an example जिसमें गेम डेवलप हो रहा है एंड टीम के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है. हाँ, तो इन दैट केस अगर वो कंपनी लेती भी है वो प्रोजेक्ट, तो फिर मेरे मतलब वो समझाने की फायदा क्या हो, बिकॉज इफ दे आर ओनली गोना आउटसोर्स द वर्क, तो जो क्लाइंट है वो किसी और को ही दे सकता है ना वर्क. तो मतलब उस टीम में क्यों लिया जो कर नहीं पा रही है पर दे जस्ट वांट टू डू इट, भले आउटसोर्स हो तो. ओके. बेसिकली वी आर इन बिजनेस. अभी मेरे पास इनफ वर्क नहीं है, या जो वर्क यस. है उसमें से थोड़ा बहुत मेरा प्रॉफिट निकलना चाहिए, और जो कस्टमर्स है दे ट्रस्ट ऑन मी. तो अभी उस ओके. कस्टमर को नहीं पता है कि मैंने वर्क आउटसोर्स किया है, उसको लग रहा है कि मैं ही बना के दे रहा हूँ. ठीक है. अच्छा. मैं कितने लोगों के पास, अगर मैं खुद से भी, अगर कोई एक प्रोजेक्ट अगर मैं खुद से भी बना रहा हूँ तो भी उसमें सारे पार्ट, ये सारे जो मॉड्यूल्स में डेटाबेस डिज़ाइनिंग ये वो सब कुछ मैं खुद से नहीं बनाता हूँ, उसमें भी वापस थोड़ा बहुत आउटसोर्स होता ही होता है. सो एंड रिजल्ट यस. कस्टमर को दिखता है, वो डायरेक्टली जिससे डील कर रहा है वो कस्टमर को दिखता है. बैक एंड में कितने लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, किसने कहाँ से क्या पार्ट बना के दिया, उसको कस्टमर को उससे मतलब नहीं है. सामने जो फेस है कस्टमर उससे क्वेश्चन करेगा अगर प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो. और एज वी आर इन बिजनेस, तो अगर मेरे पास सामने से अगर कोई एक बिजनेस आ रहा है जिसमें से मेरा प्रॉफिट निकल सकता है, और वो मैं अगर ना बोल दूँ तो हम मेरा बिजनेस आगे सक्सेस होना ही नहीं है. सो दैट इज़ अ प्योर बिजनेस कि अगर मुझे मिल रहा है सो मैं अपना थोड़ा कुछ उसमें कमीशन रख के मैं आगे आउटसोर्स कर दूंगा. ऑफ कोर्स दैट्स गोइंग टू बी अ डील. और उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरे से नहीं होता है या वो कॉस्टली पड़ रहा है तो फिर आई रीडायरेक्ट माई कस्टमर कि ओके ये जो है यहाँ से आपको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा प्रॉपरली, या फिर मैं उसके साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा, जो भी है. बट अगर मेरे पास प्रोजेक्ट आ रहा है तो मैं ऑफकोर्स नहीं दूंगा. और हाँ, बहुत बार अगर हम लोगों ने कोई स्टार्टअप टाइप कंपनी अगर है हम लोगों का जो जस्ट चालू हुआ है, तो वो टाइम पे ऐसा ज़रूरी है ही नहीं कि आपको हर एक प्रोजेक्ट जो है वो सिमिलर टाइप के मिलेंगे. आपको हर एक प्रोजेक्ट अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं. और अगर आपको यस. business में रहना है,
आपको अगर कंटिन्यूअसली अपने कंपनी को ग्रो करना है तो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स है, अलग अलग जो आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसको आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली ट्राई करते हैं कि जब अगर हम लोगों को कोई भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर मिले तो अगर हम लोग जितना उसमें से बना सकते हैं हम लोग खुद से बनाएंगे, जो हम लोग नहीं बना सकते वो हम लोग आउटसोर्स करेंगे। और अगर हम लोगों ने कोई एक चीज़ ऑलरेडी बनाया हुआ है तो फिर उसको हम लोग आगे वापस रीयूज़ कर सकते हैं अगर सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट मिला तो। जो अगर छोटा कंपनी अगर है तो मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है कि आपको सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स जल्दी नहीं मिलता है, तो हर एक टाइम आपको स्क्रैच से मेहनत करना पड़ता है। बड़े कंपनीज के पास बेनिफिट क्या रहता है कि उनका एक रेप्यूटेशन बहुत बड़ा रहता है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि ओके हम लोग के पास यहाँ से हम लोगों ने लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो उसको देख के और 50-100 दूसरे प्रोजेक्ट्स वो कंपनी को मिल जाएंगे। अब बहुत बार सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स ही बार बार कंपनी को मिलते हैं, तो ऐसा होता है कि वो अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट्स देते हैं, नहीं भी देते हैं, फिर भी जो भी प्रोजेक्ट, सपोज अगर मैं कॉलेज के ही प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरे पास 10 कॉलेज के ही प्रोजेक्ट आ गए, तो फर्स्ट टाइम मुझे स्क्रैच से हर एक चीज़ डेवलप करना पड़ेगा। सेकेंड टाइम मेरा जो मेहनत है वो 60% करना पड़ेगा, 40% मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट में से यूज़ होगा। थर्ड टाइम 60% चीज़ें मेरे रेडी रहेंगे, 40% मुझे खुद से करने पड़ेंगे। और फिफ्थ टाइम ऑनवर्ड्स तो 80% चीज़ें मेरे रेडी है, खाली जो यूनिक चीज़ें उनको कुछ चाहिए वही मुझे डेवलप करना है, बाकी सारी चीज़ें रेडी है। सो आप देखो कि एक प्रोजेक्ट का 80% चीज़ें आपके पास रेडी है और आप उसके पास जो कॉस्टिंग दे रहे हैं वो तो एग्जैक्टली सेम दे रहे हैं, या मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए चलो आप उसको 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो भी आपके एफर्ट्स उतने जा ही नहीं रहे, और बहुत क्विकली बहुत कम टाइम में आप वो सेम चीज़ें उनको डेवलप करके दे रहे हैं। गेटिंग? सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे बिजनेस Sir, प्रोसेस या in this way, apart from looking at a developer's point of view, if you look from the customer, तो प्राइस थोड़ा इंक्रीज होगा ना, बिकॉज वो फिर कंपनी अपना भी उसमें लगा देगी आउटसोर्सिंग के बाद अपना एक रेशियो। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अभी क्या है कि जैसे हम लोग के पास प्रोजेक्ट नहीं है या मेरे पास प्रोजेक्ट आ रहा है, और जिसको मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ ना, यस, जिसको आउटसोर्स कर रहा हूँ उसके पास वर्क नहीं है। दे आर एक्सपर्ट फॉर सच टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर, बट दे डोंट हैव एनी सच प्रोजेक्ट्स एज ऑफ नाउ। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा और उनको मैं अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स करूंगा जिनको रिक्वायरमेंट है। और मार्केट में अगर ढूंढेंगे तो ऐसे एक नहीं 10 कंपनी मिलेंगे जो मेरे यस, में खुद को उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, स्टार्ट किया उन्होंने तो अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए दे आर रेडी टू वर्क। इंडिया में यही हम लोगों का बेनिफिट है, और इसी के लिए यूएस और यूके के प्रोजेक्ट इंडिया में आउटसोर्स होते हैं, बिकॉज उनको अपने कंट्री में अगर वो सेम प्रोजेक्ट कराएंगे तो उसका कॉस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा होगा जो इंडिया में उनको कम होता है। तो यस सर, वो लोग वहां से आउटसोर्स कर सकते हैं, तो हम लोग तो इंडिया में ही रहते हैं, यहाँ पे हम लोग को तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपको अगर मुंबई में नहीं मिलेगा तो बैंगलोर में कोई ना कोई मिलेगा, बैंगलोर का नहीं तो पुणे का कोई टीम मिल जाएगा। सो आपको कोई ना कोई वैसे आराम से मिलते हैं आउटसोर्सिंग के लिए, जिन्होंने नया स्टार्ट किया है या जो अभी अपना बिजनेस को और ग्रो करने का ट्राई कर रहा है। तो जब तक आपका मार्केट में पहचान नहीं, एक रेपुटेशन नहीं बनता है, तब तक हमेशा आपको ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो है वो आउटसोर्स किए हुए ही मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों के बीच बीच में अपने कमीशंस रहते हैं और फाइनली आपके पास आता है। यस, ओके, गॉट इट, या, सो यहाँ पे थैंक यू। बिजनेस प्रोसेस में आपको यहाँ पे क्या बोला है, बहुत सारी चीज़ साथ में चलेंगे। सबसे ऊपर तो हम लोगों का मैनेजमेंट रहेगा। अब आप देखो हर एक चीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन चल रहा है। मैनेजमेंट के को एग्जैक्टली पता भी होना चाहिए कि कौन से टाइप के डेवलपर्स टेस्टर्स हम लोग के पास है, उनका नॉलेज लेवल क्या है, उन्होंने कौन से टाइप के प्रीवियसली प्रोजेक्ट पे वर्क किया हुआ है। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए जो हम लोग वर्क करने वाले हैं, और उसके साथ में क्या एप्लीकेशंस लगेंगे, आपके पास करेंटली कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपने कोई एक एडवांस प्रोजेक्ट लिया है तो उसको डेवलप करने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, और अगर है तो उसके साथ में उतना नॉलेज है क्या। अगर नहीं है तो आप सिंपली ये देख लो कि कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको हम लोग ये प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स करेंगे, और फिर आपका काम ये रहेगा कि जैसे कस्टमर आपको कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछते रहता है कि ओके ये वाला पार्ट मैंने रिक्वायरमेंट ये दिन दिया था, आपने वो कंप्लीट किया, ये दिन दिया था वो कंप्लीट किया,
तो ऐसे ही वो सेम चीज़ यहाँ पे होता रहेगा. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ 1.5 प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस मैनेजमेंट. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल साइकिल्स. देखो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस मैनेजमेंट इंक्लूड टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन. आप जितना कोई एक सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे जितना ज़्यादा वर्क करते जाएंगे, टाइम टू टाइम आपको पता चलेगा कि प्रीवियस लास्ट कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे हम लोगों ने ये मिस्टेक किए थे जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगा था. इस बार अगर वो पार्ट अगर हम लोग स्किप कर देंगे तो इस बार कम टाइम में हम लोग वो सिमिलर प्रोजेक्ट बना सकते हैं. सो टाइम टू टाइम आप जैसे जैसे स्पेशलाइज होते हैं हम लोग उसके शॉर्टकट्स फाइंड करते हैं और वो प्रोसेस को और कैसे बेटर वे में कम एफर्ट्स के साथ हम लोग कर पाए वो देखते हैं हम लोग. उसके ऊपर हम लोगों का मेन फोकस रहता है. और उसके साथ में आपका टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन से टीम मेंबर को एग्जैक्टली कितना टास्क कब तक करना है. सो ये बेनिफिट रहता है. सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे सो हम लोग के ऐसे ही मल्टीपल साइकिल्स चल रहे हैं. दिस इज आवर फर्स्ट साइकिल. ओके. और ऐसे मल्टीपल साइकिल्स चल रहे हैं जिनके बीच में हम लोग कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. सो क्या है कस्टमर साइड पे हम लोग को क्या करना है, बिजनेस मैनेजमेंट. मतलब डायरेक्टली जो कस्टमर से डील करेंगे, उनसे बिजनेस लाएंगे, कितना वर्क हुआ है वो उनको एक्सप्लेन करेंगे, कैसा वर्क चल रहा है वो बताएंगे. अगर हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट हैंडओवर किया है तो कस्टमर का क्या रिव्यूज़ है वो देखेंगे. ये सब रहेगा. तो सबसे पहले तो हम लोग के पास यहाँ पे देखो ये रिसोर्स पुल है, बराबर है. रिसोर्सेज मतलब हम लोग के पास सेट ऑफ रिसोर्सेज है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स, सब कुछ यहाँ पे आ गया. उसको कंट्रोल्ड वे में बिजनेस मैनेज अब उसको कंट्रोल्ड वे में आपको यूज़ करना है, ठीक है. और कस्टमर जो है वो यहाँ पे बताएगा कि ओके उसके ये रिक्वायरमेंट्स है और हम लोग के बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो देखेंगे कि हाँ एग्जैक्टली उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज है और उसके रिसोर्सेज हम लोग कितने लेवल तक यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए. उसका एक नेटवर्क है तो हम लोगों को अगर टेस्ट करना है तो हम लोग अपने रिसोर्सेज को कोई दूसरे काम के लिए रख के और उसके नेटवर्क में डायरेक्टली टेस्टिंग करेंगे. सो दैट कस्टमर को ये अश्योरेंस भी होगा कि हाँ हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं ये लोग. एंड एट सेकेंड थॉट ये भी बेनिफिट होगा कि डायरेक्टली वो जो हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं या हम लोगों ने जो रिसोर्सेज क्लाइंट के यूज़ किए तो हम लोगों के साइड से उतने रिसोर्सेज जो है वो बच गए हम लोगों का. सो कंट्रोल्ड वे में हम लोग रिसोर्सेज यूज़ करेंगे. डेवलपमेंट के लिए ऑफकोर्स हम लोग के साइड पे ही चलेगा. एंड सर्विस प्रोवाइडर में अगर आप देखेंगे सो सर्विस मैनेजमेंट यहाँ पे काम चलेगा. कस्टमर साइड पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस मैनेजमेंट चलेगा जहाँ पे कस्टमर को क्या क्या चीज़ें चाहिए वही सेम देखेंगे हम लोग, नथिंग मोर. सो कस्टमर शुड बी वेल अश्योर्ड कि सर्विस प्रोवाइडर जो भी उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा वो उसको उसके रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक रहेंगे जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके, भरोसा कर सके. जो पहले के पॉइंट्स पढ़े हैं वो ये सब यहाँ पे वो डायग्राम में है. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव रिसोर्सेज. सो एक बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपको जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं और एक सर्विस प्रोवाइडर मतलब डेवलपर एंड पे जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है तो इसको प्रॉपरली आपको यूटिलाइज करना है जिससे आप उसको मैक्सिमम लेवल तक आप उसको यूटिलाइज कर पाए. सेम चीज़ सेम. देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर स्पेशलाइजेशन है किसके पास तो वो स्पेशलाइजेशन जिसके पास है ना उसको हम लोग सारे चीज़ों का कंट्रोल करने का अथॉरिटी देंगे. और फिर वो ऐसे जो जो मल्टीपल साइकिल्स चल रहे हैं हम लोगों के उनको जो स्पेशलाइज पर्सन है वो उसको कंट्रोल करेगा. सो दिस इज द सेम साइकिल और यही यहाँ पे आपको नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है. नेक्स्ट वी हैव इज एजेंसी प्रिंसिपल. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एजेंसी प्रिंसिपल में आपको ये डायग्राम है, ठीक है. ध्यान से देख के मुझे बताओ व्हाट यू मीन बाय दिस पार्ट. यस So here the principal would mean someone who would provide the details along with some objectives, resources and the constraints. Okay. Wherein they're giving you some job कि ये मुझे चाहिए और ऐसे ऐसे करके दो. This can be customer who's telling it to the business, or it can be business who's telling to a person whom they're outsourcing to. They're giving them all the details and the authority to act upon it, like to make it
एंड दे हैव द फुल अथॉरिटी कि हाँ ये चाहिए मुझे, तो आप अपने हिसाब से ये सब करके दो. An agent is someone who will be doing everything what they are saying in return for some reward which they are getting in form of payment, commission, or cash, or any benefit which they are deriving out of it for what the work which they are doing. Okay, perfect. So agent, That's why yeah. that's why the agent points towards the principal, like it's a circle wherein they are continuously informing about what they need and the agent is doing as per that, but agent has a direct relation to the principal. That's what the agent is delivering to the principal. That's why according to me the arrow is from the agent to the principal. या परफेक्ट. सो बेसिकली एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो है, बट यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा है कि हम लोग के पास डिफरेंट एजेंट्स हैं, उनको हम लोग कोई ना कोई एक टास्क असाइन करेंगे. लाइक कोई एक मेरा पास XYZ प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये स्पेसिफिक कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में आपको ये वाला एक मॉड्यूल, सब मॉड्यूल या कोई एक बग या एरर है जो आपको सॉल्व करके देना है. अब एजेंट विल प्रोवाइड द सेम आउटपुट टू द मेन पर्सन और एन अथॉरिटी जिसने भी उसको प्रोवाइड किया है, और उसके अगेंस्ट फिर उनको हम लोग प्रमोशन देंगे. लाइक आप देख लो कि हम लोग के पास अगर बड़े कंपनीज रहता है, सो उसमें अगर आपका परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे क्या है, बेस्ड ऑन दैट यू माइट बी रिवॉर्डेड विथ सम बोनसेस और सम प्रमोशन. या फिर अब बहुत सारे कंपनीज में ऐसे भी होता है कि हाँ कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में कोई आपको सर्टन हॉलीडे पैकेजेस मिलते हैं फैमिली के साथ में, बहुत कुछ हो सकता है. सो सेम थिंग इज गिवन हियर एज वेल. ठीक है, एजेंसी प्रिंसिपल वही आपको यहाँ पे दिया. देन नेक्स्ट इज एनकैप्सुलेशन. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनकैप्सुलेशन क्या है, और नॉर्मली हम लोग जब अगर प्रोग्रामिंग पढ़ता है तो उसमें एनकैप्सुलेशन क्या रहता है. एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा हाइडिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल अगर आपने सुना रहेगा तो. एनीवन, हाउ कैन वी हाइड डेटा, डेटा हाइडिंग कैसे वर्क कैसे करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. इफ आई वांट टू अप्लाई एनकैप्सुलेशन while developing a project, how we are going to apply that and what is the advantage. Encapsulation will keep data safe and prevent misuse. ओके, ये तो बुकिश डेफिनेशन हो गया. अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो वहाँ पे अगर मैं एनकैप्सुलेशन अगर अप्लाई करूँगा तो कैसे करूँगा, और अगर वो रियल में अगर वहाँ पे रहेगा तो वो बेनिफिट क्या करेगा, कैसे करेगा. और अगर आप अगर एक प्रोजेक्ट बना रहे हो एंड इफ आई आस्क यू कि आपने एनकैप्सुलेशन अप्लाई किया है, सो हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. Like how exactly the encapsulation is done and what are its benefits to the customer whosoever or whosoever's project we are making. कस्टमर को मतलब ही नहीं बनता आपने एनकैप्सुलेशन अप्लाई किया है कि नहीं. हाँ, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग टर्म में बात करते हैं, क्लासेस के थ्रू ही हम लोग अप्लाई करेंगे. कस्टमर को पता ही नहीं है एनकैप्सुलेशन क्या है, बिकॉज इज नॉट अ टेक्निकल पर्सन. सो अगर डायरेक्टली अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है या स्तुति विद क्लासेस विद द हेल्प ऑफ अ क्लास, कैसे करेंगे बताओ. So there's another benefit apart from hiding or keeping the data safe. Also, there are certain things like I just think of the correct word and get back. Like I know the concept, but I'm not getting how to explain. Okay. खुशबू, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इज हिडन. कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हिडन कैसे रहेगा. आई मीन आप जो भी डेवलप करेंगे, the encapsulation code is more flexible and easy to change with new requirements. हर्ष कुमार, बेसिकली कोई भी जो हम लोग के पास कोड है, सपोज अगर मैंने आपको 4 फाइल्स बनाने बोला है, 4 प्रोग्राम्स लिखने बोला है, तो आप वो सेम प्रोग्राम या कोड जो है वो आप लिखोगे, एंड इफ देयर एनी चेंजेस मैं आपको बोलूँगा, आप उसको चेंज कर दोगे ना. तो अगर एनकैप्सुलेशन नहीं भी अप्लाई किया है तो भी वो इजीली चेंज हो ही जाएंगे अगर चेंजेस रहेंगे तो. हाँ, वो तो बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट हो गया ना, रीयूजेबिलिटी. वो तो पूरा ओप्स का कंसेप्ट हो गया, एनकैप्सुलेशन स्पेसिफिकली नहीं हुआ.
रीयूजेबिलिटी विद क्लासेस, और एनकैप्सुलेशन में हम लोग वही करते हैं बेसिकली। लेकिन अगर कोई एक एग्जाम्पल के साथ, इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन, हर्ष कैन यू एक्सप्लेन, बोलो, अनम्यूट योरसेल्फ, हर्ष। Yes, sir. हाँ, कैन यू ट्राई टू एक्सप्लेन। खुशबू, तन्वी। Sir, during login or register, may I try? या Sir, during login or registration, when we try to verify the user, after the person registers and we try to verify, we हाँ. don't want to show those kind of details, like backend में हम verify कैसे कर रहे हैं. So for that encapsulation we use, or even when we put the passwords, we don't want to display the length. हाँ, okay. So in that kind, like suppose in banking transaction, what happens is when we put the password, it doubles the length or it adds some characters so that the user is not able to understand or no one's able to track कि password डाला क्या था उस banking transaction में. So Okay. can that be an example of encapsulation? हाँ, लेकिन वो नॉर्मली, ओके, आयुष, या कैन यू एक्सप्लेन, आयुष। आयुष पटेल। ओके, कैलकुलेटर, प्रेक्षा कैसे कर रहे हैं प्रेक्षा कैलकुलेटर का यूज? Sir, in calculator, when we like the interface, the first interface that we see when we press any addition, say a simple addition 2 plus 2, but how it exactly works from inside we cannot see. We can just see the result by pressing an equal to sign. Okay. The things that are going on inside is not visible, so that can be an example of encapsulation. Okay. तो वो तो अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेटर भी बना रहा हूँ तो भी वही सेम होगा ना? हाँ, I was talking about normal calculation. हाँ, सो नॉर्मल कैलकुलेटर मतलब अगर मैं विदाउट अप्लाइंग एनकैप्सुलेशन नॉर्मल कैलकुलेटर बनाऊंगा तो भी वहाँ पे वो एंड रिजल्ट तो यूज़र को पता नहीं है। ओके, चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं, बिकॉज अगर वो क्लियरली समझा तो आगे के पॉइंट्स जो है वो आपको और बेटर समझेंगे। खुशबू, लेंथ एंड ब्रेथ एंड गेट एरिया आर केप्ट टुगेदर इन रेक्टेंगल क्लास। ओके, समझा नहीं मुझे। खुशबू, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? खुशबू। Sir, हाँ, बोलो। sir, actually, if we are taking a if we are importing or if we are building a rectangular class, in that we can keep. हाँ, बोलो बोलो। In that we can keep two length and breadth variables, and for get area we can take get area as a function. So हाँ. this when we want to import that same file into some other file, we can import it, so it will be hidden in the other file one. So maybe this is a type of encapsulation. या वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, गुड। सो ये सिमिलर पैटर्न होगा। लाइक आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज कि हम लोग के पास अगर हम लोग कोई एक वेबसाइट बना रहा है तो उसके ऊपर वी हैव मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। अब ये जो लेयर्स होंगे ना आपके, वो लेयर्स कौन से रहेंगे? सबसे पहले HTML और बाकी का जो आपका व्यू दिख रहा है या GUI है उसका लेयर रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे अगर आप जाएंगे देन यहाँ पे आपके पास जो क्लासेस रहेंगे उसके अंदर मेनली फंक्शन कॉल होगा, और लास्ट में कहीं पे तो हम लोगों का एल्गोरिदम लिखा रहेगा विच इज द हिडन वन, और ये आपका एनकैप्सुलेशन रहेगा। और इसके लिए हम लोग MVC फ्रेमवर्क यूज करते हैं। एनीवन, व्हाट इज MVC? व्हाट इज MVC फ्रेमवर्क?
किसी ने सुना है? गाइस, फोल्डर आर्किटेक्चर ही आपका चेंज होता है एमवीसी फ्रेमवर्क में. ओके, सो इन जावा, सी शार्प, एवरीवेयर यू विल फाइंड फ्रेमवर्क्स. ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ, आई वॉन्ट एमवीसी फ्रेमवर्क. सो आप देखो कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि यू कैन फॉलो एमवीसी फ्रेमवर्क इन सी शार्प, इन जावा, इन पीएचपी. और ये सब के लिए है ना, आपको अलग अलग फ्रेमवर्क्स मिलते हैं, अलग अलग कंपनी ने प्रोवाइड किए हुए. लाइक एज यू कैन सी, दिस आर द नेम ऑफ कोड इग्नाइटर है, देन यहाँ पे YI है, देन यहाँ पे केक PHP है. दिस ऑल आर फ्रेमवर्क्स. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे ये फ्रेमवर्क्स के अंदर अगर आप देखोगे, सो आपको सिर्फ ये इंस्टॉल करने रहते हैं. ठीक है, और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ना, उसके अंदर आपके अलग अलग फोल्डर आर्किटेक्चर क्रिएट हो जाता है, और वो फोल्डर आर्किटेक्चर ही आपको ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. मतलब एग्जैक्टली मैं अगर डायरेक्टली ऐसा कुछ अगर इंस्टॉल करने की ट्राई करूँगा, मतलब मैं अगर विदाउट फ्रेमवर्क यूज़ करके अगर मैं सेम ये सिक्योरिटी या एनकैप्सुलेशन अप्लाई करने का ट्राई करूँगा, वो मेरे लिए एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं रहेगा. सो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग ऐसे कोई फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली ये आप फ्रेमवर्क जैसे ही इंस्टॉल करेंगे ना, आपके पास एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट होगा, और वो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ये सारे जो आपके इम्पोर्टेंट फाइल्स है वो कहाँ कहाँ पे रहेंगे ना, वो यहाँ पे बता देंगे. लाइक इन इमेजेस अगर आप देखोगे, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये साइड पे वी हैव अ व्यू, तो अलग से आपका एक व्यू वाला फोल्डर रहेगा, या ये वाला देखो ब्राउजर है. ठीक है, अब आप जब यूज़र अगर कुछ डेटा अगर कुछ प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो उसको कहाँ से मिलेगा, व्यू के पास से मिलेगा. बराबर है, व्यू में क्या रहेंगे, HTML कंटेंट रहेंगे. यूज़र अगर कुछ डेटा एंटर करेगा तो वो कहाँ पे करेगा, व्यू पे करेगा, एंड देन वो जाएगा कंट्रोलर के पास में. ठीक है, कंट्रोलर के पास में जाएगा. ये आपका मेन लॉजिक है. और उसके साथ में यहाँ पे ये मॉडल है, मॉडल के पास से भी कुछ डेटा जो है वो कंट्रोलर के पास पे जाएगा. यहाँ पे मेन एग्जीक्यूशन होगा, और फाइनल आउटपुट जो है वो जो यूज़र को मिलेगा, या यूज़र ने दिया हुआ रिक्वेस्ट को यहाँ पे हम लोग वो वे में प्रोसेस करेंगे. सो मेनली क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा. सो मेनली हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरैक्ट कर रहे हैं ना, वो हम लोगों का इंटरैक्शन जो हो रहा है वो व्यू से हो रहा है. ठीक है, अब ध्यान से देखो, एनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग प्रैक्टिकली कैसे होता है जब अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो. ओके, नाउ आई वांट यू गाइस टू जस्ट रीड आउट दिस डायग्राम और मुझे एक्सप्लेन करो विथ एनी वन एग्जाम्पल. परफेक्ट एग्जाम्पल है ये एमवीसी का, एंड ड्रॉ करके रखना है इसको. प्रोजेक्ट्स बनाने में यही फ्रेमवर्क हम लोग अप्लाई करते हैं. स्टेप 1, सबमिट यूज़र रिक्वेस्ट. कहाँ पे सबमिट किया उसने, आपका जो वेबसाइट है उसके ऊपर, ये जो आपका वेब पेज दिख रहा है उसके ऊपर सबमिट किया. बराबर है. उसके आगे अगर आप देखेंगे, उसके बाद उसने क्या बोला, आपका ये जो रिक्वेस्ट है ये ट्रैवल करके किसके पास गया, कंट्रोलर के पास, जिसके अंदर आपका मेन एल्गोरिदम लिखा हुआ है. देखो, मेन एल्गोरिदम यहाँ पे लिखा हुआ है, मेन लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है. ये कंट्रोलर के अंदर जो मेन एल्गोरिदम या कोड है ना, इसको आपको हिडन रखना है. ठीक है, ध्यान से देखो. एनीवन, जल्दी. एनीवन. So when we request or when we try to book flight tickets, ओके, हाँ. सो कैसे होगा, स्टेप 1 2 3 हाउ इट follows. we submit the request of where we want to go, which date we want to go, all of it. Then it goes to the controller wherein it checks with the availability, the seat and the price, and then it gets back the result. ओके, ठीक है.
सो मेनली यहाँ पे क्या होता है, आप जब अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हो, ये आपका रूट यहाँ पे वो रिक्वेस्ट फेच हुआ। अब देखो कंट्रोलर जो है ये कंट्रोलर हिडन है, मतलब ये कभी भी डायरेक्ट यूजर के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट जो हम लोग बहुत बार बोल रहे थे ना कि एग्जैक्टली क्या लॉजिक, क्या एल्गोरिदम लिखा हुआ है वो हम लोग को पता नहीं चलता है। सो कंट्रोलर जो है वो सबसे कहीं पे तो हिडन पार्ट होता है आपके प्रोजेक्ट में। अगर कोई ट्राई भी करेगा, सपोज अगर मैं हम लोगों ने एसक्यूएल इंजेक्शन भी ट्राई किया, तो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मॉडल जो है उसके अंदर हम लोग क्या क्वेरीज फायर कर रहे हैं डेटाबेस के ऊपर वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन कॉल करके, जो क्लास का ऑब्जेक्ट और उसके फंक्शन कॉल करके मैं यहाँ पे ये डेटाबेस के ऊपर क्वेरी फायर कर रहा हूँ, वो क्लास और वो फंक्शन रियल में डिफाइंड कंट्रोलर के पास है। व्यू के पास वो डायरेक्टली आउटपुट दे रहा है। देखो इट मीन्स कि मेरा एक्चुअल लॉजिक, क्लासेस, फंक्शन सब कंट्रोलर में डिफाइंड है। मॉडल के अंदर मेरे खाली वो क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनेंगे और उसके फंक्शन कॉल रहेंगे जिसके थ्रू मैं डेटाबेस से इंटरैक्ट करूंगा, वापस रिजल्ट लाके कंट्रोलर को दूंगा और कंट्रोलर वो देन किसको देगा, व्यू को देगा, और व्यू जो है वो फिर आउटपुट पे आपका जो भी आउटपुट है वो डिस्प्ले कर देगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे टिकट बुकिंग का बोला है तो टिकट बुकिंग का रिक्वेस्ट जो है वो रूट होके कंट्रोलर के पास गया। कंट्रोलर के पास टिकट बुक करने का, वेरीफाई करने का और कितने सीट्स आप एट अ टाइम बुक कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो जो भी कंडीशंस है उसका पूरा लॉजिक यहाँ पे इसके अंदर कोई तो हम लोगों ने टिकट बुकिंग वाला क्लास बनाया और उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस बनाए। यहाँ से उसने क्वेरी फायर करने के लिए, डेटाबेस से इंटरैक्शन के लिए मॉडल के पास गया। मॉडल में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो हम लोगों ने टिकट बुकिंग का क्लास बनाया, बराबर है, वो क्लास का ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे होगा और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे टिकट बुकिंग क्लास के अंदर बने हुए फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो उसके अंदर का क्वेरी कॉल होगा और उसको हम लोग डेटाबेस पे फायर करेंगे और डेटाबेस से रिजल्ट वापस आपको मॉडल पे मिलेगा। वो फाइनल जो रिजल्ट है वो कंट्रोलर के पास जाएगा, उसको प्रोसेस करेगा और फिर व्यू पे जाएगा और व्यू से आउटपुट मिलेगा। सो यहाँ पे दिस इज द एनकैप्सुलेशन पार्ट जो हम लोग हिडन कर रहे हैं, जो आपका कंट्रोलर के पास है, मेन लॉजिक पूरा। सो अगर कोई ट्राई भी करता है आपका जो मेन लॉजिक है उसको ब्रेक करने का, मेन एल्गोरिदम ट्राई करने का, सो आप देखो कि स्टार्टिंग का जो रिक्वेस्ट है ये राउट हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे कंट्रोलर पे वो जाएगा वो पता नहीं है। मतलब अगर कोई यहाँ से ट्राई भी करेगा तो यहाँ तक जाएगा, एसक्यूएल इंजेक्शन भी अगर वो करेगा तो मॉडल तक आएगा, तो उसको यहाँ पे भी एग्जैक्ट एल्गोरिदम नहीं मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, फंक्शन कॉल और क्लास के ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास के ऑब्जेक्ट देख के मैं ये नहीं बता सकता कि वो जो एक्चुअल जो क्लास है उसमें कोड क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये वे में हम लोग एनकैप्सुलेशन अप्लाई करते हैं with the help of real frameworks which are available in market। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कंसेप्ट जो है ना वो आपके बहुत इजीली अप्लाई हो जाते हैं जब आप कोई ऐसा एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि आपका जैसे अगर मैं PHP का एक फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि PHP के थ्रू मैं कोई एक वेबसाइट बनाने वाला हूँ, तो हर एक वेबसाइट में जो मोस्ट कॉमन 3-4 पेज रहेंगे ना, वो 3-4 पेज आपको ये फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने पे ही आपका एक डमी वेबसाइट रेडी हो जाएगा विद बैकएंड में डेटाबेस के साथ में, और फोल्डर आर्किटेक्चर रेडी रहेगा जिसके अंदर कंट्रोलर के अंदर आपके मेन एल्गोरिदम फाइल्स रहेंगे, जिसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चलेगा कि ओके चलो यहाँ पे कंट्रोलर है, उसके पास मेन फाइल्स है। देन हाँ बोलो सर, बट इन द डायग्राम विच यू शोड, राउटिंग के बाद वो सीधा कंट्रोलर पे जा रहा था। सो देन हाउ इज इट लाइक कि अगर उसको सीधा वो मॉडल पे रीडायरेक्ट करेगा तो पहले उसको कंट्रोलर पे डायरेक्ट करेगा ना, राउटिंग का अगर हम पाथ फॉलो करेंगे। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग जो हम लोग के फ्रेमवर्क्स होते हैं ना वो एक डमी डायग्राम ही है।
सो ओके एग्जैक्ट वो सेम सिनारियो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जब अगर हम लोग प्रैक्टिकली फ्रेमवर्क पे काम करेंगे तो आपको एक एग्जैक्ट सिनारियो पता चलेगा। ओके, अगर सबसे सिंपल अगर मैं आपको बता दूं, वहाँ पे अलग अलग लेयर्स रहेंगे। पहला लेयर व्यू का आएगा, देन मॉडल का आएगा, और लास्ट में आपका कंट्रोलर कहीं पे तो हिडन रहेगा जिसके अंदर मेन एल्गोरिदम्स लिखे रहेंगे। ठीक, ओके ये आपका आर्किटेक्चर होगा। सो वो कोई तो एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए वो डायग्राम था, बट मैंने ये ट्राई किया कि ओके उससे हम लोग कुछ बेसिक समझ सके। सो एग्जैक्टली ये पैटर्न फॉलो होता है कि आपका व्यू रहेगा जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये वाले कोड रहेंगे। देन वाला पार्ट आएगा जो मॉडल। अब देखो एल्गोरिदम कंट्रोल है ना, वो डायरेक्टली किसी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, उसका इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। डेटाबेस के साथ भी वो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। वो इंटरेक्शन किसके थ्रू करेगा? मॉडल के थ्रू करेगा, जिसके अंदर कंट्रोलर में क्रिएट किए हुए क्लासेस को हम लोग मॉडल के अंदर वो क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना के उसके फंक्शंस कॉल करेंगे। ठीक है, सो एक्चुअल जो एल्गोरिथम, एक्चुअल जो लॉजिक है उसको हम लोग कहीं पे तो हिडन रख रहे हैं। वो हम लोग का बेनिफिट हो गया। ओके ठीक है, सो वो आपका एनकैप्सुलेशन वाला पार्ट आ गया। एंड TY में अगर आप लोग भी अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो आप भी कोई ना कोई एक ऐसे फ्रेमवर्क के थ्रू बनाओ, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और फ्रेमवर्क ऐसा चूज़ करने का जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। मतलब कोड इग्नाइटर है तो कोड इग्नाइटर का आपको बहुत ज़्यादा जो हेल्प है ना वो मिल जाएगा। जैसे साइन अप पेज, तो आपका साइन अप का पूरा कोड वहाँ पे कहीं ना कहीं रेडी मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो वो सेम कोड आप रीयूज़ कर सकते हो। और इसका बेनिफिट क्या हो गया कि आपने वो सेम कोड रीयूज़ किया तो स्टैंडर्ड वे में, प्रोफेशनल वे में जैसा हम लोग साइन अप पेज बनाते हैं वैसा एग्जैक्टली एक साइन अप पेज आपका बन जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल अगर कोई उसमें मिस्टेक्स निकालने का ट्राई भी करेगा तो नहीं निकाल सकता। दूसरी चीज़, थियोरेटिकली जो हम लोगों ने MVC फ्रेमवर्क समझा है, सीखा है, कहीं तो कभी तो एक आध बार पढ़ा रहेगा, डिस्कस किया रहेगा, वो सारे आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपका फ्रेमवर्क, आपने जो फ्रेमवर्क यूज़ किया और उसने जो प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया उसके अंदर वो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कंसेप्ट्स वहाँ पे आ गए। सारे कंसेप्ट्स मतलब वहाँ पे इनहेरिटेंस भी आ गया, एनकैप्सुलेशन भी आ गया, देन हम लोग जो मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये वो जो भी बोलते हैं सब कुछ वहाँ पे आ गया। और अलग से फोल्डर सेग्रीगेशन हो गया, मतलब आपका कोड कभी भी रिपीट नहीं होगा क्योंकि हम लोग हर एक कोड को अलग अलग फोल्डर में सेव कर रहे हैं। सो आप जब अगर एक्सटर्नल के सामने प्रेजेंट भी कर रहे हैं तो भी बहुत इजीली होगा। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि बहुत सारे जो हम लोग एक्सटर्नल्स रहेंगे कभी उनको ये वाले स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स पता भी नहीं रहेंगे। तो अगर आप उनको नहीं पता है कि फ्रेमवर्क ने कितना कोड आपको ऑलरेडी बना के दिया है और कितना आपने बनाया, तो फ्रेमवर्क में बेनिफिट ये रहता है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा कोड वो लोग ऑलरेडी बना के देते हैं और एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी वो लोग आपको रेडी करके देते हैं, तो आपको अपना बिजनेस लॉजिक के लिए छोटा सा डेवलपमेंट उसमें खुद से करना रहता है, बाकी के बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रेडी रहते हैं। तो उससे आप कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें डेवलप कर सकते हो और आपका पूरा प्रोजेक्ट भी काफ़ी भरा हुआ मिलेगा। और जब अगर हम लोग फ्रेमवर्क के थ्रू एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो आपका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों रेडी मिलता है। जैसे मेरा होम पेज है, एक छोटा सा उसने 2-3 दूसरे कॉन्टेक्टर्स या ऐसा कुछ पेज मुझे बना के दिया। जैसे अगर मैं YI यूज़ करता था तो उसमें मुझे ये बेनिफिट मिलता था कि एक छोटा सा वेबसाइट डमी आपको बना के देगा और बैकएंड में उसका एक डेटाबेस रेडी रहेगा। अब मेनली जब भी अगर हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग के एरर्स या प्रॉब्लम आते हैं ना, वो स्टार्ट ही वहाँ से होता है कि आपका फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट नहीं हो रहा है। डेटा ऐड हुआ तो अपडेट नहीं हो रहा है, अपडेट हुआ डिलीट नहीं हो रहा है, डिलीट हुआ तो मॉडिफाई नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी हम लोग ऐसे फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारा कोड आपका रेडी होता है और उसके साथ में डेटाबेस कनेक्शन भी वो बना के दे रहा है, जिसको आप आगे एक्सटेंड करेंगे, रीयूज़ करेंगे उसी में मॉडिफिकेशन करके। तो आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और आप जो भी कुछ बनाएंगे ना वो स्टैंडर्ड प्रोफेशनल वे का लगेगा, एकदम बच्चे जैसा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपने एक्चुअल में जैसे हम लोग कंपनी लेवल पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं वैसे बना रहे हैं। तो कुछ नहीं तो आप आके वो फोल्डर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करके बेसिक सा जो भी 5-6 पेज भी आपने बनाया वो भी अगर आप एक्सप्लेन करेंगे ना, तो भी कोई दूसरे स्टूडेंट ने बड़े प्रोजेक्ट बनाया हुआ रहेगा उससे बेटर लगेगा। आप देखना
एक आध फ्रेमवर्क, जो लैंग्वेज आपको पसंद है उसमें वो एक आधा फ्रेमवर्क ट्राई करो और उसके थ्रू डेवलप करने का ट्राई करो। आप अगर इंटरव्यू में जाते हो और वहाँ पे भी अगर आप बोलते हैं कि आपको ने कोई एक फ्रेमवर्क के थ्रू अपना टीवाई का प्रोजेक्ट बनाया, तो वो आपको पहले सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज प्रोफेशनली हम लोग को भी कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क ही यूज़ करना रहता है इंडस्ट्री में। तो आपको अगर कोई एक फ्रेमवर्क का बेसिक नॉलेज भी है ना, तो उनके लिए ये और एक बेनिफिशियल एडेड एडवांटेज हो गया कि आपको उनको कम ट्रेनिंग में भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, सो आपके रेज्यूमे के लिए भी अच्छा रहेगा, ट्राई करना। सो एज आई सेड विथ एन एग्जाम्पल कि हम लोगों का सबसे बेसिक अगर हम लोग देखेंगे तो क्या पैटर्न फॉलो होगा। MVC फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स यू इनबिल्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, जिसमें एनकैप्सुलेशन भी डायरेक्टली अप्लाई होता है। सो सबसे पहले व्यू आएगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल्स रहेंगे। उसके बाद मॉडल आएगा, जिसके अंदर आपने कंट्रोलर के अंदर जो एल्गोरिदम या जो क्लासेस बनाए वो क्लासेस के ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जो फंक्शंस है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, सो क्या होगा, कंट्रोलर के अंदर आपका जो भी एल्गोरिदम या लॉजिक है वो हमेशा हिडन रहेगा। सो दैट इज़ द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। सो मेनली जो हम लोग वी कैन से कि हम लोग जो ये फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, तो उसका फ्रेमवर्क का जो फोल्डर आर्किटेक्चर है वो ही बेसिकली आपको एनकैप्सुलेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बोला है एनकैप्सुलेशन ITSM में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। सो एनकैप्सुलेशन में क्या बोला है, हाइड्स व्हाट इज नॉट द कस्टमर्स कंसर्न एंड एक्सपोजेस एज अ सर्विस व्हाट इज द यूजफुल एंड यूजेबल टू देम। सो अगर मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो एक फोल्डर आर्किटेक्चर बनाया उसके अंदर भी क्या होगा कि अगर कस्टमर साइड से कोई अगर डिटेल चेक भी करने आएगा, या फिर अगर फ्रंट एंड के साइड से अगर कोई हैक भी करता है या कोई सिस्टम ब्रेक भी करने का ट्राई करेगा, तो भी वो मेनली व्यू को ब्रेक करके मॉडल तक पहुंच सकता है, और मॉडल के आगे कंट्रोलर के मेन कोड आपने कहाँ पे रखे वो पता नहीं रहेगा। सो वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो गया एनकैप्सुलेशन के, जहाँ पे कंट्रोलर में रखे हुए एल्गोरिदम्स को हम लोग हाइड करते हैं। और यहाँ पे एनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट जब अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक एग्जैक्टली बैकएंड में क्या लॉजिक अप्लाई कर रहा है, वो जाते जाते 11 बजे उठा दीजिएगा। क्या टेक्नोलॉजी से उन्होंने क्या क्या टेक्नोलॉजी से उन्होंने एग्जैक्टली क्या फंक्शंस बनाया वो पता नहीं रहेगा। सो यहाँ पे भी वो सेम हाइडिंग कंसेप्ट अप्लाई होगा, याद रखो। और आप अगर कोई फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, सो ये बेस्ट वे में आप कर पाएंगे कि आपका जो फ्रंट एंड है वो बहुत इजीली मैनेज्ड वे में कस्टमर को विजिबल होगा, और बैकएंड के सारे चीज़ें जो है वो आप एडमिन पैनल से इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। सो कस्टमर केयर अबाउट अफोर्डेबल एंड रिलायबल एक्सेस टू यूटिलिटी एंड असेट्स। देयर आर नो कंसर्न विद द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, कि टेक्निकली आपने कितना डिफ़िकल्ट कोड किया है, कितना डिफ़िकल्ट एल्गोरिदम बनाया, उससे कस्टमर को या जो मेन आपके यूजर्स है उनका कोई लेना देना नहीं। उनको क्या चाहिए, सिंपल एंड सिक्योर इंटरफेस चाहिए, जिसके थ्रू वो अपने अलग अलग जो उनके जो टास्क है वो फुलफिल कर पाए। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, एनकैप्सुलेशन देयर आर 3 सेपरेट बट क्लोजली रिलेटेड प्रिंसिपल, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मॉड्यूलरिटी एंड लूज कपलिंग। सेपरेशन ऑफ कंसर्न में सबसे पहले क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स इशू और अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड और सेपरेटेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, या आपने स्टार्टिंग में SPM में भी पढ़ा रहेगा। कॉम्प्लेक्स या बड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लाइक इट इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफाई एंड कंसोलिडेट डिमांड विथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बट डिफरेंट सोर्सेज एंड सर्व इट विद द शेयर्ड सर्विसेज। ओके, सो दैट्स वन थिंग, जहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स इशू और अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड और सेपरेटेड इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट्स और कंसर्न्स। सो सपोज कि हम लोगों के पास
एक कॉलेज का जैसे हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं, सो अगर कॉलेज का ही एक प्रोजेक्ट है हम लोग के पास, तो उसमें हम लोग के पास अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो बहुत सारे कॉमन रिसोर्सेज एक्सेस करते रहेंगे। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वो कॉमन रिसोर्सेज को उनके बीच में शेयर कर देंगे। आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर कोई भी टाइप का स्टूडेंट अगर लॉगिन करता है तो मेनली उनके कॉमन क्या रिसोर्सेज या क्या सर्विसेज वो डिमांड करते हैं, बराबर है, और उसी को फिर हम लोग इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी हम लोग को पता है, मॉड्यूलरिटी कंट्रीब्यूट्स टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन। हम लोगों ने मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चीज़ों को डिवाइड किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने एग्जैक्टली डिफाइन किया है कि ओके ये मॉड्यूल के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज़ें रहेंगी, ये मॉड्यूल के अंदर ये वाले चीज़ें रहेंगी, जिससे डुप्लीकेशन ना हो। मतलब अगर हम लोग मॉड्यूल बाय मॉड्यूल अगर अपने सिस्टम को डिवाइड नहीं करेंगे, एक बड़े से प्रोजेक्ट को डिवाइड नहीं करेंगे, सो इट माइट पॉसिबल कि स्टूडेंट के अंदर का कोई एक सब मॉड्यूल जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना दिया है वो वापस हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरे टीम को वो पता नहीं है, तो डुप्लीकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए वो एक तो कॉस्ट को आपको कंट्रोल में रखने के लिए किसी के ऊपर ज़्यादा ओवरहेड ना आ जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ना आ जाए, इसके लिए हम लोगों ने मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चीज़ों को डिवाइड किया है, और उसको हम लोगों ने एक या एक से ज़्यादा टीम्स को असाइन कर दी है। लाइक स्टूडेंट मॉड्यूल है, तो स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर हम लोगों के 2 सब मॉड्यूल्स को हम लोगों ने 2 अलग अलग टीम को असाइन कर दिया। सो जिससे क्या होगा, कोई एक टीम के ऊपर ओवरहेड नहीं रहेगा। अब ये 2 टीम के ऊपर हम लोग एक टीम लीडर रख देंगे जो ये दोनों टीम के वर्क को मॉनिटर करेगा, और वो टीम लीडर जो है वो फिर मैनेजर को अपडेट करेगा। सो उससे क्या बेनिफिट क्या होगा कि एक सिस्टमेटिक वे में हम लोगों का प्रोसेस चलते रहेगा, और मैनेजर के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, उसको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो टीम है उनको एग्जैक्टली पता रहेगा कि हम लोग को यही काम करना है, तो उनके वर्क में डुप्लीकेशन नहीं आएगा। देयर वर्क आर वेल डिफाइंड एंड सेग्रीगेटेड, तो डुप्लीकेशन नहीं रहेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे कम हो जाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने मॉड्यूल को भी सब मॉड्यूल में डिवाइड करके आपने किया है। तो डिवीजन कब तक चलता है मॉड्यूल्स के अंदर, जब तक इंडिविजुअल जो आपके पार्ट्स है उसको हम लोग जो भी आपके अलग अलग जो मॉड्यूल्स या सब मॉड्यूल्स है उसको आप इंडिविजुअली ना कर पाओ, तब तक आपका डिवीजन हम लोग चलाते रहते हैं। सो लास्ट में एक डिवीजन हो गया, उसके बाद अगर मैं और डिवीजन करूँगा तो वो वाला जो मेरा सब मॉड्यूल है वो इंडिविजुअल नहीं रहेगा, उसके लिए हम लोग इंडिविजुअली एक टीम असाइन करके उसको हम लोग डेवलपमेंट पे नहीं रख सकते। तो वहाँ पे हम लोग अपना मॉड्यूल डिवीजन या सब मॉड्यूल डिवीजन जो है उसको बंद कर देंगे, और मिनिमम 1 वीक या 10 दिन जितना टास्क जब तक हम लोग नहीं पहुँच जाते तब तक हम लोगों का डिवीजन जो है वो ये चलते रहता है, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी आपका मिनिमम टू मिनिमम रहे आपके प्रोजेक्ट के अंदर। सो डिवीजन मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर भी सब मॉड्यूल, उसके भी सब मॉड्यूल, ये वे में डिवीजन चलता है। और वो डिवीजन कब तक चलेगा, जब तक आपका वो मॉड्यूल आप इंडिविजुअली बना सको, वो लेवल तक वो है, तब तक आप उसको डिवीजन करोगे। सेकेंड थिंग, टाइम जो है उसका वो 1 हफ्ते से 10 दिन तक का, अगर उतना टाइम तक अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब बहुत छोटा सा टास्क हो गया 1 वीक टू 10 डेज तक का अगर आप डिवीजन कर रहे हैं तो लूज कपलिंग आएगा, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मॉड्यूलरिटी हो गया आपका, लूज कपलिंग बिटवीन रिसोर्सेज एंड देयर यूजर्स। सो बेसिकली क्या होगा, सपोज कि हम लोगों ने ये जो मॉड्यूल डिवीजन यहाँ पे बताया, अब ये मॉड्यूल डिवीजन में हम लोगों का कोई तो एक मॉड्यूल था और उसके ऊपर जो यूजर्स थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, तो जो उनको 1 वीक का टाइम मिला था उन्होंने वो सेम चीज़ जो है वो 4 डेज़ में कंप्लीट कर दिया। तो अब 4 डेज़ में उनका काम हो गया, तो बाकी के 3 दिन के लिए उनके जो रिसोर्सेज फ्री है वो रिसोर्सेज को, और वो जो यूजर्स है उनको हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक टीम जो टाइम से थोड़ा पीछे चल रहा है, जिनको कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है, आप उनको हेल्प कर दो और अपने रिसोर्सेज जो है वो उनको आप दे देंगे। सो उनके पास रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा हो गया। रिसोर्सेज मतलब वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट लैपटॉप, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। अपने SPM के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीशन के ऊपर ये लूज कपलिंग पैटर्न अप्लाई करके वहाँ पे देखते हैं कि आपका प्रोजेक्ट ग्रीन जोन में है, रेड जोन में है,
आई होप आपने सुना रहेगा, जहाँ पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को जोन वाइज डिवाइड करते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि कौन से एक स्पेसिफिक मॉड्यूल या सब मॉड्यूल पे एक्स्ट्रा रिसोर्स अलॉट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे एक्स्ट्रा रिसोर्स अलॉटमेंट ज़रूरी नहीं है. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम्स. सिस्टम का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स. बराबर है. लाइक जैसे हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग का कॉलेज सिस्टम है, उसमें 4 मॉड्यूल्स है और उसके अंदर वापस बहुत सारे मल्टीपल सब मॉड्यूल्स है. तो आपने इंडिविजुअली ये सारे मॉड्यूल्स बनाए, उसके बाद में आप ये सारे मॉड्यूल्स को जब कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, सो फाइनली वी अचीव अ कॉलेज सिस्टम. बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है? कॉलेज सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स या सेट ऑफ मॉड्यूल्स को जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपका एक पूरा कंप्लीट सिस्टम बनता है या सॉफ्टवेयर बनता है, जो कोई एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए बना रहेगा. तो यहाँ पे आपके पास जो कंट्रोल प्रोसेस जो होता है सिस्टम के अंदर, वो 2 टाइप के रहते हैं, ओपन लूप, एक क्लोज लूप रहता है. तो ओपन लूप में क्या बोला है? कंट्रोल प्रोसेस इन विच द वैल्यू ऑफ आउटकम हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस इनपुट आर ओपन लूप. ठीक है, लाइक यहाँ पे आपको क्या बोला है उसके आगे? कंट्रोल प्रोसेस इन विच वैल्यू ऑफ आउटकम हैज इन्फ्लुएंस विद और विदाउट सम डिले ऑन द प्रोसेस इनपुट इन सच मैनर एज टू मेंटेन द डिजायर्ड वैल्यू आर क्लोज्ड लूप. Okay, anyone, can you give me example? चलो जल्दी से, anyone from you? Example for closed loop and open loop. यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये open loop and closed loop जो दिया हुआ है. So यहाँ पे आपको open loop के कुछ statements दिए हैं. Can you give me or can you explain what we mean by open loop with example? Open loop and closed loop किस में देखा हम लोगों ने? System में. System क्या है? Collection of elements और components. बराबर है, जो कोई एक सिक्वेंशियल मैनर में ऑर्गेनाइज किया हुआ है टू अचीव एनी कॉमन पर्पस, और उसके अंदर आपके 2 टाइप के प्रोसेसेस रहेंगे, है ना? ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल प्रोसेस. ओपन लूप के अंदर आपको यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है? कंट्रोल प्रोसेस इन विच वैल्यू ऑफ आउटकम हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस इनपुट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन लूप. What do you mean by that? Open loop system take controlling action based simply on inputs. Changes in inputs result in changes in the action. Open loop solution attempt to solve the problem by good design to make sure it does not occur in the first place. क्या होगा? जल्दी से बताओ. open loop. Anyone? Output will not be followed by another task. Okay, very good. Any example? Sir, when we book something or if we make the payment, Okay. when we get that message or the payment is successful, that's the end. Like there's no further process. But when we are making the payment, like we proceeding that checkout with the cart content, so उसके बाद हमें payment करना पड़ता है. So that's a task which is followed by one task. हाँ, example like where we are using in flight booking, Google Pay, Paytm, online bank. I'm saying suppose for example we book some products on some for example Amazon. Okay. So we are adding the products in the cart, that is add to cart, that is one task. हाँ. After that we check out, so that is another task which is based on the previous task कि हम प्रोडक्ट डालेंगे, उसी के बाद चेकआउट करके उसका पेमेंट कर सकते हैं. हाँ, तो वो So that हुआ. is yes. That is नहीं सर, वो क्लोज हुआ. Okay. Because one outcome has an influence on the other. Like Okay, so यहाँ पे closed loop में क्या बोला है? देखो, a closed loop solution are based on compensating feedback, like a well-designed household AC or furnace leaves the home or too cool or too warm unless regulated by feedback of thermostat. मतलब क्या होगा कि अगर AC के अंदर हम लोगों ने एक रूम टेम्परेचर पे सेट किया, जैसे आई वांट इट ऑन 18 और 20, सो कंटिन्यूसली वो अपडेट करते रहेगा. उसके पास जो थर्मोस्टेट रहेगा वो चेक करते रहेगा कि करेंटली रूम टेम्परेचर 22 हुआ, 21 हुआ, 20 हुआ. देन उसके बाद वो कूलिंग बंद कर देगा और वापस जैसे ही वो 20 के ऊपर जाएगा अगेन इट विल स्टार्ट. सो मतलब यहाँ पे वो कंटिन्यूसली फीडबैक लेते रहेगा और वो फीडबैक के ऊपर वो रूम टेम्परेचर को एक कोई स्पेसिफिक
लेवल पे मेंटेन करने का ट्राई करेगा, उसको क्लोज लूप बोलेंगे। मतलब कंटिन्यूअस कोई एक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए वो काम करते रहेगा, जहाँ पे प्रीवियस जो आपका रिजल्ट था या प्रीवियस जो आपका एग्जीक्यूशन था। ओके, फॉर ओपन लूप ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम, हर्ष, ओके। हाँ, आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन इनपुट इन क्लोज लूप, जहाँ पे आपका आउटपुट फिलहाल क्या है उसको वापस मॉनिटर करेंगे, वापस उसके बेस के ऊपर आपका आगे का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा। सो अगर आप देखो ना कि अगर और कूलिंग करना है कि नहीं करना है, वो एसी किसके ऊपर चेक करेगा कि अभी आपका करंट रूम टेम्परेचर क्या है। अगर मैंने रूम टेम्परेचर को 20 पे सेट किया है और अभी तक अगर वो 20 पे नहीं आया तो क्या होगा, वो बंद कर देगा। या आउटपुट इन क्लोज लूप, आउटपुट आर फीडबैक या टू इनपुट। तो ओपन लूप को क्या बोलेंगे हम लोग, एनीवन ओपन लूप का बताओ। हाँ प्रेक्षा। But sir, output again depends on input and open loop as well. Point number 3 in open, like open loop system takes controlling actions based simply on inputs. Changes in inputs result in changes in actions. So again, that's followed in open loop as well, right? नहीं, मतलब वहाँ पे हम लोग वहाँ पे एग्जैक्टली एक्शन में जो चेंजेस होंगे वो, ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लाइक अगर हम लोग गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, सो अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, सो पेमेंट का मेरा एक लिमिट रहेगा, वो लिमिट के आगे वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। सो क्या हो गया, एक्शन में चेंजेस हो गया ना। लेकिन मेरे मेरे पेमेंट के बेस के ऊपर और किसी का कहीं पे कोई चेंजेस नहीं होंगे और कहीं पे किसी का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। दैट्स अ ओपन लूप, जहाँ पे अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ किसी को, उससे गूगल पे के बाकी के जो यूजर्स हैं, बाकी के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल माइट बी कि जैसे अगर हम लोग, ओके, कैन यू टेल मी कि अगर मैं फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहा हूँ या रेलवे टिकट्स बुक कर रहा हूँ, वो ओपन लूप में आएगा क्लोज लूप में आएगा, एनीवन? Closed loop, हाँ, closed. ओके, क्लोज लूप, वाई? Because when we book tickets, तो like अगर availability है seats का तो वो कम हो जाएगा, तो वो सबके लिए change होगा, right? अगर 2 ही seats बचे तो obviously वो change हो जाएगा। ओके, सो ओपन लूप में कौन सा आएगा देन? हाँ स्तुति बोल। सर का है उसका जो होता है मशीन्स या फिर जो सिर्फ प्रोडक्ट वेंडिंग मशीन्स होते हैं, कैन वी कॉल देम अ क्लोज लूप? बिकॉज या उसमें जब मतलब डालते हैं उसके बाद वो बोलता है टू सिलेक्ट एंड देन वो प्रोसेस करके हमें कुछ देता है आउटपुट में, तो कैन दैट बी अ क्लोज लूप? हाँ, वेंडिंग मशीन्स जो है वो सेम वे में काम करेंगे ना, उसके पास सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स है, उसी को वो हाँ प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, उसके आगे नहीं रहेंगे। ओपन लूप में क्या रहेगा, मेरा इंडिविजुअल एक्शन जो है वो मेरे आगे के जो रिजल्ट्स है उसके ऊपर चेंजेस अप्लाई करेगा, लेकिन वो पूरा मेरा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता वो। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर मैंने गूगल पे का एग्जांपल लिया, तो गूगल पे में मैं कोई एक पर्सन को कंटिन्यूअसली अगर बहुत ज़्यादा पेमेंट अगर कर रहा हूँ, तो एक लिमिट के बाद में गूगल पे वॉन्ट अलाउ मी टू मेक अदर पेमेंट्स टू द सेम नंबर, लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ चेंजेस हुए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं और किसी को गूगल पे नहीं कर सकता। गेटिंग, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? एक में अगर फ्लाइट टिकट्स बुक हो रहे हैं तो वी हैव लिमिटेड फ्लाइट्स, अब मैं करूँ या कोई दूसरा करे, उससे बाकी सबका रिजल्ट जो है वो अफेक्ट होगा। लाइक लास्ट में 10 सीट बचे, अगर मैंने उसमें से 5 बुक कर लिए तो बाकी जो भी लोग हैं वो सबका वहाँ पे रिजल्ट जो है वो अफेक्ट होगा, क्योंकि और किसी को अगर 6-7 सीट्स अगर बुक करने हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं गूगल पे में कोई एक पेमेंट कर रहा हूँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ किसी दूसरे को, तो उससे सिर्फ मेरा और वो पर्सन का जो अकाउंट है वो इन्फ्लुएंस होगा, और एक लिमिट के बाद में मेरा अकाउंट से उसको और फंड्स नहीं जाएंगे, लेकिन मैं दूसरे ट्रांजेक्शन्स फिर भी कर ही सकता हूँ और बाकी लोग भी कर ही सकते हैं, तो वहाँ पे कहीं पे भी मेरे ट्रांजेक्शन से और किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट इज ओपन लूप। सो वहाँ पे फीडबैक नहीं चल रहा है। आई होप समझ में आया सबको। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, शिवांगी समझा नहीं मुझे क्या होगा? शिवांगी कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आपका एग्जाम्पल नहीं समझा मुझे।
शिवांगी मकवाना, हेलो। ओके ठीक है, सो दिस आर द 2 एग्जाम्पल्स जहाँ पे एक फीडबैक कंटिन्यूस चलते रहेगा जो आगे के आपके जो रिजल्ट्स है उसको अफेक्ट करेगा। सो अब मेरे पास घर में एक ही एसी है और अगर रूम टेम्परेचर में जहाँ पे भी मैं चेंजेस करूँगा तो वो एक ही एसी उसी पे वो करेगा। हाँ, तो ओपन लूप में क्या होगा कि अगर मेरे में कुछ अगर चेंजेस मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो सबको इतना बैडली इफेक्ट नहीं करेगा। एंड क्लोज लूप में क्या होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो फीडबैक में वापस आएंगे और वो सबको अफेक्ट करेंगे। ये हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओके, फेसबुक पे अगर मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ या मैं उसके कुछ रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ तो उससे सिर्फ मेरा अकाउंट इफेक्ट होगा और उसको मैं जिनके साथ शेयर कर रहा हूँ या टैग कर रहा हूँ उनका अकाउंट अफेक्ट होगा। लेकिन इट डजेंट मीन्स कि पूरा फेसबुक डाउन हो जाए या पूरा फेसबुक के उसका मेरे एक्शन का कोई निगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज सर्विस लाइफ साइकिल है हम लोगों का। सो सर्विस लाइफ साइकिल जैसे SDLC हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखते हैं, वैसे यहाँ पे सर्विस लाइफ साइकिल है। देखो अब SDLC में सिर्फ हम लोग डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, उसके आगे आफ्टर सेल्स डेवलपमेंट कैसे होगा और कस्टमर्स को आप कैसे लाएंगे। कस्टमर्स एक बार अगर आपके पास आए तो कंटिन्यूसली आप उनको अपने ही पास रखें, ये कैसे मॉनिटर होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है, वी हैव ITIL सर्विस स्ट्रेटेजी, जिसमें क्या होगा, डिज़ाइन होगा, देन कुछ अगर ट्रांजिशन रिक्वायर्ड है वो होगा और उसके हिसाब से ऑपरेशंस हम लोग अगेन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और ये जो है ना, ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सर्विस चलते रहेगा। सो दिस इज़ लाइक अ स्पाइरल मॉडल। आपने SDLC में स्पाइरल मॉडल सुना रहेगा, जिसके अंदर हम लोग कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर कोई एक सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, बाद में थोड़े टाइम उसको मॉनिटर करते हैं, वापस इन फ्यूचर इफ एनी अदर चेंजेस आर रिक्वायर्ड तो वापस हम लोग वहाँ पे उसको चेंजेस अप्लाई करेंगे। इट गोज ऑन लाइक दिस। सो दिस इज़ आवर सर्विस लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टेप्स दिए हुए आपको, फेजेस कौन से आपके, स्ट्रेटेजी, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, ऑपरेशन एंड अगेन इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब वापस ये सेम साइकिल चलेगा। वापस यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम लोग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टाइप हो गया, डिज़ाइन हो गया, कुछ जो वे में हम लोग यूज़ कर रहे थे उसमें ट्रांजिशंस होंगे, अपडेशंस होंगे, ऑपरेशन में लाएंगे, वापस अगर कुछ न्यू रिक्वायरमेंट है वो होगा। सो देखो, स्ट्रेटेजी इट एम्स ऑन हाउ टू डिज़ाइन, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट IT सर्विसेज, बराबर है। इन सर्विस स्ट्रेटेजी एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस इट्स टारगेट and how to distinguish itself from its competitor. So that is the main strategy. मार्केट में आपको सर्वाइव करना है। आपके पास अगर कोई रिक्वायरमेंट लेके आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसके कॉम्पिटिटर से बेटर कुछ चीज़ें उसको रिक्वायर्ड है जिससे वो ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए या अपने बिजनेस को और बेटर बना पाए कंपेयर टू हिज राइवल। सो डिज़ाइन में क्या होगा, डिज़ाइन प्रोवाइड्स अ गाइडेंस ऑन हाउ टू डिज़ाइन एंड डेवलप। In this stage, IT professional and business leader can learn how to design a service plans. Designing मतलब we are not talking about GUI, we are talking about a technical designs, जहाँ पे मैं आपको कैसे वे में सर्विस प्रोवाइड करूँगा, टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट क्राइटेरिया कैसे चलेंगे, आपके राइवल्स के पास क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो हम लोग आपको एग्जैक्टली कौन से स्पेसिफिक फंक्शंस अभी प्रोवाइड करें, बाद में कौन से प्रोवाइड करें। इट गोज़ ऑन लाइक दैट। ट्रांजिशन मतलब चेंजेस, ट्रांजिशन मतलब चेंजेस। सो यहाँ पे क्या बोला है, बिजनेस लीडर ऑन हाउ टू मैनेज चेंजेस इन प्रोडक्टिव मैनर। इट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ एफिशिएंटली ट्रांजिशन इनटू अ न्यू और अ चेंज सर्विस। लाइक पहले हम लोगों ने मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए थे, अभी हम लोगों ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइड किए और उसमें लाइक व्हाट्सएप। सो स्टार्टिंग में उन्होंने सपोज व्हाट्सएप में आपको पेमेंट सिस्टम नहीं था, नाउ इफ़ दे आर एडेड अ पेमेंट सिस्टम एज वेल, तो क्या हो गया, ट्रांजिशन हो गया। एक नॉर्मल चैटिंग ऐप से नाउ इट ऑल्सो डेवलप इटसेल्फ इनटू एन बैंकिंग सर्विस या पेमेंट सर्विस, या इट माइट बी काइंड ऑफ अ पेटीएम डिजिटल वॉलेट टाइप। सो वो उसका ट्रांजिशन फेज हो गया, जिसमें वो प्रीवियसली जो उसके सर्विसेज जो है उसको इंटरप्ट या डिस्टर्ब किए बिना वो काम कर रहा है। मतलब अगर व्हाट्सएप के ऊपर अगर पेमेंट सर्विस आएगा, सो अभी के उसके जो फंक्शंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं
वो फंक्शंस के साथ में वो आपको कुछ नया ट्रांजिशन प्रोवाइड कर रहा है खुद के अंदर, मतलब एक एडेड एडवांटेज दे रहा है। और ऑपरेशंस तो ये सेम ही है, डे टू डे ऑपरेशंस। और इसमें वापस अगर हम लोगों ने पेमेंट प्रोसेस ऐड किया, उसमें कोई एक पेमेंट प्रोसेस अगर स्लो चल रहा है, कहीं पे अगर पेमेंट फेल हो गया, तो वो पैसा ना डिपॉजिटर ना मतलब जो सेंडर है उसके अकाउंट में वापस नहीं आया, ना रिसीवर के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ। सो अगेन वो कैसे हम लोग प्रोसेस करेंगे वापस? अगर ट्रांजैक्शन फेल होगा तो वापस वो सेम पैसा जो सेंडर के अकाउंट से डिडक्ट हुआ था वो वापस उसके अकाउंट में कैसे आएगा? नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? एक साथ क्या लिमिट तक का हम लोग ट्रांजेक्शन्स अप्लाई करेंगे? एक साथ में कितने ट्रांजेक्शन्स पर डे ऑन सेम नंबर कर सकता हूँ? ये सारे हम लोग के कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स रहेंगे। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में हम लोग इसके ऊपर भी फोकस करेंगे कि अगर व्हाट्सएप ने अगर डिजिटल वॉलेट से स्टार्ट किया है, सो अभी उसमें इम्प्रूवमेंट करके हम लोग गूगल पे टाइप सर्विस कर दें या पेटीएम टाइप सर्विस ही रखें। ठीक है, सो डिजिटल वॉलेट मतलब पेटीएम हो गया, जहाँ पे आप अपने अकाउंट से कुछ पैसा अपने वॉलेट में रखते हो और आप उसको खर्चा कर सकते हो, आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा नहीं जाता। एंड गूगल पे में क्या हो रहा है, आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से हो रहा है। गूगल पे इज़ नॉट अ डिजिटल वॉलेट, इट्स ओनली प्रोवाइड्स अ कनेक्शन, इट्स लाइक अ पेमेंट गेटवे जो आपके होते हैं, वैसा ही गूगल पे एक पेमेंट गेटवे आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो एक बैंक अकाउंट को दूसरे बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर रहा है। वो अपने पास खुद के पास कोई पैसा नहीं रख रहा है, जो पेटीएम करता था। तो पेटीएम में से आपके पैसा चोरी होने के चांसेस भी ज़्यादा थे, जो आपने बहुत बार इंसिडेंट सुने भी रहेंगे। ओके, तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट मतलब हम लोगों ने देखी कि डिजिटल वॉलेट के एक लिमिट होते हैं, डिजिटल वॉलेट के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। सो उसके बेटर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गूगल पे टाइप पैटर्न के ऊपर वर्क कर सकते हैं, जो ज़्यादा सिक्योर हो सकता है या और कोई बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके। ओके, anyone any doubts till now? I hope this is clear. Okay, now क्या प्रोसेसेस एंड फंक्शंस रहेंगे अक्रॉस द लाइफ साइकिल? दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। विल वेट फॉर सम टाइम एंड देन विल एंड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। थोड़ा डिटेलिंग रिक्वायर्ड होगा ये वाले टॉपिक के आगे का। यस, बोलो। Sir, I had one question. The cycles we had done in the previous topic, that was just a minute, I'll open it. हाँ, you have that cycle here. बोलो क्या हुआ? Yes, under principles of management, the cycles which we had discussed, हाँ. उसके अंदर in the customer section, service provider does have some resources that I understand, but customer के अंदर resources कैसे है? Because ultimately the customer is getting the final product ना, तो उसके अंदर वो resource plan A क्यों लिखा है वो समझा नहीं। ये वाला बोल रहे हो? हाँ सर, इसमें resource pool A जो लिखा है ना, मतलब कस्टमर एंड पे भी अपने उसके खुद के अगर मैं एक कॉलेज के लिए अगर मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो अपना खुद का सर्वर रहेगा, अपना खुद का एक नेटवर्क आर्किटेक्चर होगा ना, तो जिसमें से कौन से रिसोर्सेज हम लोग वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे फॉर आवर बेनिफिशियल पर्पस, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो अगर हाँ, सो अगर हम लोग को एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर दे रहे हैं तो कस्टमर साइड पे अपना उसका खुद का एक नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑफकोर्स होगा ही होगा। और उसको अगर मैं डेवलपर एंड पे सबसे सिंपल एग्जांपल, हम लोगों ने डेवलपर एंड पे बहुत बार देखा है कि डेवलपर एंड पे हम लोग कोई एक चीज़ बना लेते हैं, बहुत अच्छा बनता है, डेवलपर साइड पे उसका नेटवर्क आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, उसके कॉन्फ़िगरेशंस बहुत अच्छे हैं, दे आर यूजिंग विंडोज 10, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव सम रिसोर्सेज विच आर एट द क्लाइंट एंड और कस्टमर्स एंड। तो जो परफॉर्मेंस आपका सॉफ्टवेयर का डेवलपर साइड पे मिल रहा था हाईली कॉन्फ़िगर्ड डिवाइसेस के ऊपर, वो सेम परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। सो उसके रिसोर्सेज यूज़ करना भी एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी मच नेसेसरी, जिससे बाय यूटिलाइजिंग कस्टमर साइड के रिसोर्सेज वी कैन इजीली फाइंड इट आउट कि जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं वो कितना प्रॉपर है। ओके, सो सर इट्स लाइक कि कस्टमर के रिसोर्सेज एक होते हैं वो भी, और जो सर्विस प्रोवाइडर के रिसोर्सेज, मतलब वी आर बिजनेस एंड वी आर सिटिंग इन बिटवीन बोथ, तो वी आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ बोथ द रिसोर्सेज एंड मेकिंग द प्रोजेक्ट, ऐसा? एग्जैक्टली,
Okay. So if there are some scarcity of resources, so at that point of time, as I said, कि testing I'll postpone or testing I'll keep on customer side. Yes, sir. So क्या हो गया, मेरे resources वो बच गए and same resources can be utilized for some different developing purposes. Okay. So even if you gave the example कि हमारे पास high configuration computer है और उनके पास low है, तो suppose अगर हमारा busy भी है, but then अगर टेस्टिंग के लिए उनका यूज करना तो इट्स लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला सिचुएशन कि Yeah, and टाइम डिले करके हाँ, so that will also create an image in customers side कि okay they are so much dedicated for our work. यस उनके साइड भी एक पॉजिटिव। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत बार ये होता है कि जो रिजल्ट जो परफॉर्मेंस हम लोगों को अपने एंड पे मिलता है डेवलपिंग नेटवर्क के ऊपर, वो सेम परफॉर्मेंस आपको कस्टमर एंड पे नहीं मिलता। तो जब भी आप कंटिन्यूअसली कस्टमर के रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर रहे हो, यस तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप अगर कोई फंक्शंस या कुछ चीज़ें अगर ऐड करेंगे तो वो कस्टमर एंड पे प्रॉपर चलेंगे नहीं चलेंगे। बिकॉज कस्टमर को ये पता नहीं है कि जो भी आपने कुछ उसको सॉफ्टवेयर दिया है वो अच्छा चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो वो ये नहीं समझेगा कि मेरे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर मेरा उतना कैपेबल नहीं है, उसकी वजह से प्रॉपर नहीं चल रहा है। वो बोलेगा कि आपने स्टार्टिंग से प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया। एंड Yes. टू आस्क कस्टमर टू अपग्रेड इज नेटवर्क, जो उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा, तो ऑफकोर्स उसके लिए भी वो रेडी नहीं होगा। ओके या यस हाँ, जीत देसाई, या नेट बैंकिंग एप्लीकेशंस एंड गूगल पे आर टोटली डिफरेंट. Net banking are the application which is specifically defined, which is specifically developed from that bank itself. जो बैंक आपको जो बैंक में आपका अकाउंट है, गूगल पे जो है वो कोई अकाउंट कोई एक बैंक नहीं है. It only provides you a simple way for where they can connect one bank to another bank. सो ये गूगल पे इसके लिए वर्क हो रहा है क्योंकि आधार कार्ड आने के बाद में वी ऑल आर कनेक्टेड विद आवर बैंक अकाउंट ओवर अ मोबाइल नंबर. तो मोबाइल नंबर टू मोबाइल नंबर वो कनेक्ट करके दे रहा है. सो इट ओनली वर्क्स लाइक अ पेमेंट गेटवे. जैसे आपके बाकी के पेमेंट गेटवेज जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वैसा सिमिलर सर्विसेज गूगल पे आपको प्रोवाइड कर रहा है. नेट बैंकिंग तो अलग ही हो गया, जो डायरेक्टली जहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, आप वहाँ से एफडी बना सकते हो, वहाँ से आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल सकते हो, आप कोई एक स्कीम ओपन कर सकते हो, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एट बैंक. जो ऑपरेशन आप बैंक में कर सकते हो वो सेम यहाँ पे कर सकते हैं. आप अपना एक न्यू बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं. गूगल पे से हम लोग नहीं कर सकते ना, बिकॉज गूगल पे इज़ जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर जो एक पेमेंट गेटवे टाइप का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. सो ऑफकोर्स दोनों में फ़र्क है. हाँ, एनी अदर डाउट? In this open loop and closed loop, we discuss like the bifurcation or the difference between two. We discuss or we understand on the basis of who's going to use it, या फिर कितने users या mass इससे effect होगा कि the interaction or the direct correlation between input and output. क्योंकि जो content feed किया उसमें they are focusing more on कि input output को या output input को effect करता है कि नहीं. And the example which we discussed are more about how it's overall working. मतलब कोई ये कर रहा है तो ऐसा होगा तो ये होगा. तो इट्स लाइक ओपन और क्लोज लूप में बेसिकली डिफरेंस या किस बेसिस पे होगा वो समझा नहीं. डिफरेंस मतलब अगर मैं मेरा कोई लिया हुआ एक्शन अगर पूरे ओवरऑल प्रोसेस को अगर इम्पैक्ट करता है, दैट इज क्लोज लूप. और मेरा एक्शन अगर पूरे प्रोसेस को इम्पैक्ट नहीं करता है, दैट इज ओपन लूप. तो सर सिंगल वाले में मतलब इट्स लाइक we are talking about our action affects someone else, but Yeah. can this also be in terms of suppose we have a software or we have a hardware, we are working on XYZ action, now that is not affecting other action, like it can be restricted to one also rather than many कि मतलब एक का मल्टीपल को इफेक्ट नहीं कर रहा है. जैसे एक एक्शन कंप्यूटर में मल्टीपल चीज को इफेक्ट नहीं कर रहा है, कैन दैट आल्सो बी हियर? क्लोज लूप ओपन लूप हमेशा पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं हम लोग. समटाइम इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड ऑन मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बेसिस ऑल्सो. सो अगर बहुत बड़ा प्रोसेस है कोई, तो वहाँ पे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल के ऊपर भी हम लोग क्लोज एंड ओपन लूप अप्लाई करेंगे. लाइक वी हैव अ सैप सॉफ्टवेयर लाइक NMIMS के पास है, तो वो टाइम पे वो पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं. वी हैव डेवलप्ड अ मल्टीपल मॉड्यूल, सो वो टाइम पे वो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल भी अलग अलग होगा. तो वी माइट बी हैविंग मल्टीपल ओपन और क्लोज लूप फॉर डिफरेंट मॉड्यूल्स. Okay, sir. Yeah.
ठीक है, एनी अदर पर्सन, एनी अदर डाउट्स? Okay, so we'll wait for some time, then we'll end this lecture.